चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर है और हम लोग एक टर्म पहले स्टडी करेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम दरअसल ये इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? तो सबसे पहले समझते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन से इक्विलिब्रियम आते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप के इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आएंगे। पहला थर्मल, दूसरा मैकेनिकल और तीसरा केमिकल। अब ये थर्मल ये तीनों इक्विलिब्रियम जब होंगे तब हम बोलेंगे दैट इज अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? व्हाट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम इन टेम्परेचर, मीन्स देयर शुड बी नो टेम्परेचर ग्रेडियंट। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम? देयर इज नो टेम्परेचर gradient within the system, no temperature gradient within the system। तो आप समझिए इक्विलिब्रियम जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। हम किसी बॉडी को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे जब वह थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या आता है? टेम्परेचर आता है। देयर शुड बी नो टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये तीनों इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं एक बैलेंस की बात करते हैं कि सिस्टम में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बैलेंस की बात करता है, ठीक है, कि सिस्टम में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे दैट इज अ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल ये आपका सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम, और यहां पर मान लीजिए गैस भरी हुई है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस सिस्टम में यहां पर गैस का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 28 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर 45 डिग्री सेल्सियस है। थ्रू आउट दिस इज नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थ्रू आउट द सिस्टम क्या होना चाहिए? टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम होना चाहिए। वहीं अगर सिस्टम ऐसा है कि जहां भी गैसेस भरी हुई हैं हर जगह टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, ईच एंड एवरी प्लेस टेम्परेचर शुड बी एट 28 डिग्री सेल्सियस, देन ओनली वी कैन से दैट दिस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। This is in thermal equilibrium. Okay, I hope it is clear for you. Then mechanical equilibrium. What is mechanical equilibrium? Mechanical equilibrium में क्या होगा? Mechanical equilibrium में प्रेशर सेम होगा थ्रू आउट द सिस्टम। जैसे इसमें टेम्परेचर सेम है वैसे प्रेशर सेम होगा। Pressure should be same, or we can say there should be no pressure gradient,
और एनी काइंड ऑफ फोर्स ग्रेडियंट, कोई भी फोर्स डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए विद इन द सिस्टम, तो हम कहेंगे इसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें केमिकल पोटेंशियल सेम होना चाहिए रिएक्शन की, केमिकल पोटेंशियल सेम होना चाहिए, केमिकल पोटेंशियल शुड बी सेम। केमिकल पोटेंशियल सेम होने का क्या मतलब है, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है फॉर एग्जांपल ए बी, तो जितना ए से बी बन रहा है उतना बी से ए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रिएक्टेंट्स बन रहा है या कोई प्रोडक्ट्स बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रिएक्शन शुड बी इन इक्विलिब्रियम, तो जो उसके कंस्टिट्यूएंट हैं वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, कोई नए कंस्टिट्यूएंट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, that means it is in chemical equilibrium, so chemical potential should be same। so इन तीनों को मिला करके ये thermodynamic equilibrium बनता है। so that is all about the thermodynamic equilibrium। now we discuss very important term, reversible and irreversible process। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहलाती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहलाती है। पहले तो ये चीज समझ लेना है कि दुनिया में कोई भी प्रोसेस कंप्लीटली रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन किसे हम रिवर्सिबल कहेंगे, किसे हम इरिवर्सिबल कहेंगे, उसको हम समझ लेते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जब है ही नहीं पॉसिबल तो हम उसको बनाते क्यों हैं, मतलब हम उस टर्म को यूज ही क्यों करते हैं। हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि कोई भी सिस्टम अपनी आइडल कंडीशन में कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, मैक्सिमम उसकी परफॉर्मेंस कितनी होगी। फॉर दैट वी आर यूजिंग द टर्म रिवर्सिबल, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस की। कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी अगर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकते हैं। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 to 2 हुई, ठीक है, ये एक प्रोसेस हुई। अब प्रोसेस 1 to 2 हुई, उसके बाद प्रोसेस वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकती है, मतलब 2 से 1 आ सकती है। दो कंडीशन, फर्स्ट विदाउट अफेक्टिंग सिस्टम, मतलब अपनी सिस्टम की ओरिजिनल कंडीशन रीगेन कर ले विदाउट अफेक्टिंग सिस्टम, एंड सेकेंड विदाउट अफेक्टिंग सराउंडिंग, यानी कि जो सराउंडिंग में चेंज हुए थे उसको भी रीगेन कर ले। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी पहली कंडीशन कि सिस्टम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए प्लस सराउंडिंग भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए। तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, मान लीजिए कि एक सिस्टम है, आपने यहां पे ये सराउंडिंग है इसका, ठीक है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये बाउंड्री है सिस्टम की। अब मान लेते हैं कि हम ये सराउंडिंग से हीट दी, Q1 to 2 मैंने हीट सप्लाई की, सिस्टम की स्टेट 1 थी और सिस्टम स्टेट 2 पे चला गया। तो सराउंडिंग से हमने हीट दी ना, ठीक है, सिस्टम को। अब अगर सिस्टम 2 से 1
में आता है और सेम हीट सराउंडिंग को डिलीवर कर देता है, ठीक है, 2 से 1 में आए पहली कंडीशन, सेम हीट डिलीवर कर दे जिससे सराउंडिंग भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज अ कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये कंडीशन, अब आप सोच रहे हैं ये कंडीशन फुलफिल क्यों नहीं हो सकती, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और मान लेते हैं कि ये कंडीशन 1 है और उसको हमने पुल किया और यहाँ पर हमारा ब्लॉक यहाँ पे आ गया और ये कंडीशन 2 पे। इस दौरान क्या हुआ होगा, फ्रिक्शन हुआ होगा, हीट रिलीज हुई होगी, हीट सिस्टम से रिलीज हुई होगी सराउंडिंग में, Q1 to 2। अब इस ब्लॉक को हमने छोड़ दिया और सराउंडिंग से अगर हम सेम हीट सप्लाई करें और सराउंडिंग से हम सेम हीट सप्लाई करें Q21, सराउंडिंग से हम सेम हीट सप्लाई करें Q21 और सिस्टम फिर से स्लाइड होकर के यहां पे पहुंच जाए, दैट इज नॉट नेसेसरी। इसको दूसरी तरह से भी आप समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे हीट, जब यहाँ से यहाँ गया तो फ्रिक्शन की वजह से हीट रिलीज हुई, लेकिन अब फिर अगर हम यहाँ से यहाँ लाएं तो क्या सराउंडिंग से उतनी ही हीट उसे मिल जाएगी? दोबारा नहीं मिलेगी, बल्कि दोबारा भी फ्रिक्शन के कारण हीट रिलीज ही होगी, यानी सराउंडिंग अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस में फ्रिक्शन के कारण सराउंडिंग, भले ही अगर 2 से 1 इसको लाओगे तो क्या सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाएगी? नहीं। उस प्रोसेस में भी 1 से 2 में भी सिस्टम से सराउंडिंग में हीट गई और 2 से 1 में भी सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही है, इसका मतलब सराउंडिंग अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की प्रोसेसेस जो है कहलाती हैं दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आप समझ गए होंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहलाती है। तो दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? मैंने शुरू में बोला कि रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। वाई वेरी स्लो प्रोसेस? क्यों है ये वेरी स्लो प्रोसेस? क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी प्रोसेस इतनी स्लो हो कि सिस्टम एडजस्ट कर सके उसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आने में। वाई वी आर वांटिंग लाइक दिस? Because we want the process should have a minimum friction. So suppose, for example, यहां पर एक पिस्टन है और यहां पे गैस भरी हुई है। अब अगर आप पिस्टन को पुश करते हो, तेजी के साथ पुश करते हो, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा
और यहां पे प्रेशर कम होगा। तो अभी अभी मैंने बताया, अगर यहां का प्रेशर बढ़ गया, जो पिस्टन के पास वाला एरिया अगर आप पुश करते हो इमीडिएटली मॉलिक्यूल्स एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहां का प्रेशर बढ़ेगा और यहां का प्रेशर अभी उतना ही है मान लो, तो यहां पर एक प्रेशर ग्रेडियंट बन गया। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट बनने की वजह से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है इसका मतलब है कि वहां पर इरिवर्सिबिलिटी होने के चांसेस। तो वी आर ट्राई टू मिनिमाइज द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, इसलिए हम क्या करें, सिस्टम को एक्सट्रीम धीरे धीरे पुश करेंगे, जिससे कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल जो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा उसके बाद तुरंत एडजस्ट कर जाए, तुरंत प्रेशर एडजस्ट हो जाए। थोड़ा सा पुश किया, फिर प्रेशर यहाँ बढ़ा, फिर प्रेशर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे सिस्टम को पुश करेंगे, धीरे धीरे एक्सपेंशन होने देंगे, धीरे धीरे कंप्रेशन होने देंगे, बिल्कुल स्लो। उसको हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस is nearly reversible process. It is not completely reversible process, but is a nearly reversible process. दुनिया में जो भी प्रोसेसेस आइडियलिस्टिकली होती हैं, जो पॉसिबल हैं, वो उसको हम क्वासी स्टैटिक कर सकते हैं, रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस कंप्लीट इंटायर कोर्स में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को ही हम एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो कहीं अगर क्वेश्चन में लिखा है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो इसका मतलब आपको समझना है कि उसमें जो रूल्स लगेंगे वो रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह ही लगेंगे। ऑल्दो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द क्वासी स्टैटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइडियलिस्टिक टर्म, मतलब ये आइडियल टर्म है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी अचीव। फ्रिक्शन शुड बी जीरो, इसमें ये नहीं है कि फ्रिक्शन शुड बी मिनिमम। ठीक है, जितना कम से कम हो सके, जितना एक्सट्रीमली स्लो वो प्रोसेस होगी उतनी ही कम फ्रिक्शन होगा, उतना ही अच्छा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, और उतनी अच्छी प्रोसेस होगी। तो दैट इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो चलिए आज का लेक्चर यहां पे फिनिश करते हैं। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की और इंटरेस्टिंगली टेम्परेचर स्केल्स की। तो बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।